आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। अर्बन कल्चर और सोसाइटी की बात करेंगे कि मुगल्स में कैसा था, लोग कैसे रहते थे, कल्चर कैसा था। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, मुझे फॉलो करिए। इंस्टा पे भी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। टेलीग्राम पे आप पीडीएफ ले सकते हैं, हमारा चैनल है स्टडी ग्लोस के नाम से। तो सबसे पहले तो देखते हैं कोर्टली कल्चर। कोर्ट में कैसा होता था, देखिए। अखलाक, AKHALAQ, अखलाक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अखलाक की बात करें तो अखलाक, लिटरेचर ऑन एटिक्वेट्स, आपके एटिकेट्स कैसे हैं, आप कितने मैनर्ड हैं। मुगल्स जो हैं वेल्थ से ज्यादा स्टेटस पे बिलीव करते थे। तो जो कोर्टली कल्चर था मुगल्स का, दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन वेल्थ, दैट वाज स्टेटस। जैसे एक आईएएस है, उसको ज्यादा सैलरी नहीं मिलता बट उसका स्टेटस है। एक करोड़ करोड़ रुपए इंसान महीना कमा रहा है और एक आईएएस है, आईएएस की बहुत ज्यादा इज्जत होगी। तो मुगल्स के साथ भी यही था। वहां पे जो कोर्टली कल्चर था वो स्टेटस पे बेस्ड था। जहांगीर का जो नॉवेल है मोहम्मद बाकीर, वो ये बताता है, क्लियरली स्टेट करता है कि लॉस ऑफ वेल्थ इज ऑफ लिटिल कंसर्न, लेकिन लॉस ऑफ स्टेटस दिक्कत हो जाती है। जो डोमिनेंट एट्रीब्यूट्स थे, क्या कहते मुगल्स के टाइम में, कि आपका स्टेटस कैसा है, आपकी सोशल रैंक कैसी है, आपकी तलवार, आपका जो जन्म है वो कहां हुआ है, कि आप नोबेल बर्थ के हैं या नहीं है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये कैसे आता था, जब आपको स्टेटस मिलता था तो यू हैव टू बी जनरस, आपको मैनर्ड होना पड़ेगा। बहुत सारे ट्रैवलर्स आए और बताते हैं कि मुगल्स के जो कोर्ट के लोग थे, जो नोबल्स थे, वो ऐसे बात करते थे जैसे फूल झर रहे हो। इतनी मीठी बोली होती थी। मैनर्ड, वो मैनर्स वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटिकेट्स वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही अखलाक है। अकबर का जो नोबेल था अब्दुल रहीम खान खाना, और अबुल फजल का जो ब्रदर था फैजी, वो वेल्थ को कंटेंट के तौर पे देखते थे। बाबर को कलंदर का निकनेम दिया गया था जब उसने काबुल में हर को एक शाहरुखी दे दी, जो उसने आगरा से ट्रेजर लिया था। तो कहने का मतलब है, वेल्थ जो है वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, स्टेटस ज्यादा बड़ा था। और स्टेट सबसे ऊपर था। आपको पता ही है कि स्टेट जो है वो सबसे ऊपर था, और उसके बाद बहुत सारी लेयर्स हुआ करती थी। कोर्ट में की बात, कोर्ट अगर मुगल कोर्ट की बात करें तो वहां पे भी जो सबसे इंपॉर्टेंट था, सोशल ऑर्डर में जो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो आपके एटिकेट्स थे। जो नोबेल है वो कैसा है, और बहुत सारे इस पे लिटरेचर हैं। सबसे पुराना अर्लीस्ट टेक्स्ट हमको अखलाक मिलता है, लिटरेचर ऑन एटिकेट्स, कि आपको एटिकेट्स आने चाहिए। अखलाक नसीरी ऑफ नासिर अल दीन, वो बताते हैं कि एटिकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सबको कवर करता है, इट कवर्स ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। और एलिट, यही एलिटनेस जो है, जो एलिट क्लास होते थे, जो बड़े लोग होते थे, यही एटिकेट और मैनर्स के साथ बिहेव करते थे। ये अपने साथ एक ऑरा लेके आते थे, और ये ऑरा कौन देता था, इनका स्वभाव। जो मर्द होते थे वो सिंपल व्हाइट क्लोथ पहनते थे। डेकोरेटिव क्लोथ जो होते थे वो औरतों के लिए होते थे। मुगल्स की जो लाइफस्टाइल होती थी वो पूरा एडिकेट्स पे बिल्ट होती थी, और ये सब कुछ हर किसी को फॉलो करना होता था, स्पेशली जो नोबेल्स होते थे, जो बड़े लोग होते थे, जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे। जेंटल मैनलीनेस यानी कि मैनर्स, मिर्जाई जिसको डिनोट करता था, ये वो टर्म था जो मर्दों के कल्चर को दिखाता था कि कितना ज्यादा रिफाइंड है, कितना ज्यादा मैनर्ड है। 17th सेंचुरी में मिर्जा कामरान ने मिर्जा नामा को कंपोज किया, जो कि मैनर्स की बात करता है कि मैनर्स को कैसे करना है, आप कैसे मैनर्ड हो सकते हैं, रूल्स ऑफ मिर्जाई क्या हैं। मिर्जा नामा के हिसाब से कि जो एक एजुकेटेड पर्सन है उसको अच्छा खासा कमांड होना चाहिए लैंग्वेजेस पे, अरेबिक, पर्शियन, टर्किश, ये सब आनी चाहिए। मिर्जा नामा ये बताता है कि सोसाइटी में वन शुड ट्राई टू गार्ड अगेंस्ट द शेम ऑफ कमिटिंग एनी मिस्टेक, कोई भी कन्वर्सेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्पीच में आप गलत तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे, बातचीत में बहुत ही सभ्य होना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी गलती है, ये गलत है। फिर दूसरा है, अखलाक की बात करी, दूसरा है आपका अशरफ। अशरफ क्या थे, अशरफ जो थे, अशरफ
बर्नी के हिसाब से अशरफ जो है वो हाई बॉर्न को डिनोट करता था, अशरफ एलिट्स को डिनोट करता था। अशरफ और अजलाफ, अजलाफ जो है जहां पे लो बॉर्न या फिर इग्नोबल जिनको बोला जाता था, वहीं अशरफ जो है वो हाई स्टेटस को दिखाता था। अशरफ रेशियली सुपीरियर थे कि आपका बर्थ जो है वो हाई क्लास में हुआ है। अशरफ वॉज अ क्लास ऑफ नोबल्स, जेंटलमैन, अर्बन सेटल्ड सोल्जर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड स्कॉलर्स, ये क्लास को दिखाता था। अशरफ जो बंगाल के अशरफ थे उनकी बोली ऐसी थी, यहां पे ट्रैवलर्स बताते हैं, इतना शांत स्वभाव, इतनी मीठी बोली। अब हम बात करते हैं, ये तो कोटली कल्चर हो गया, ये आप समझ गए कि सभ्य कल्चर था। फिर बात करते हैं सोशल मॉर्फोलॉजी की। सोशल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो हमको फिजिकल सेग्रीगेशन ऑफ द सोशल क्लासेस देखने को नहीं मिलता है। रिच और पुअर सेपरेट इनक्लेव्स नहीं थे। ऐसा नहीं कि गरीब के लिए अलग इनक्लेव्स, अमीरों के लिए अलग इनक्लेव्स। ये बाद में कॉलोनियल पीरियड में हुआ, लेकिन मुगल्स में ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता है। हमको कोई भी फिजिकल डिवाइड देखने को नहीं मिलता कास्ट रिलीजन को लेके, कोई भी सेग्रीगेशन भी देखने को नहीं मिलता रेजिडेंशियल स्पेसेस में। ठीक है, इंटरमिंगल्ड सिटीज हमको देखने को मिलती है, कुछ लोकेलिटी जिनको मोहल्ला बोला जाता था। हालांकि हाँ, एक चीज और है कि कुछ सोसाइटीज में बस हमको देखने को मिलती हैं, जैसे कुछ मोहल्ले में एक सिंगल ग्रुप रहते थे जो आर्टिस्ट के होते थे, जैसे मोहल्ला चूड़ीगरन, मोहल्ला धोबी वाला, मोहल्ला कश्ती बानन जो बोट चलाते थे, उनके हमको कहीं कहीं मोहल्ला देखने को मिलते हैं। शाहजहानाबाद में, शाहजहानाबाद आज ओल्ड दिल्ली को, शाहजहानाबाद के भी हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। कुछ कैपिटल सिटीज आगरा, फतेहपुर सीकरी और शाहजहानाबाद को अगले लेक्चर में देखेंगे। ये कुछ मोहल्ले हमको ऐसे देखने को मिलते हैं जो पर्टिकुलर ग्रुप को फोकस करते थे, लेकिन ज्यादातर सोशल मॉर्फोलॉजी ऐसी थी, सोसाइटी में रेस, रिलीजन, कास्ट को लेकर ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं था, मतलब एक तरीके से इक्वल सोसाइटी थी। लेकिन जो घर थे वो जरूर डिफरेंस बताते थे। जो घर होते थे उससे पता लग जाता था कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये चीज थी। जैसे नोबल्स को हवेली मिला करती थी, हवेली बड़े बड़े हाउसेस, बंगले, हवेली जो होती थी। लेकिन बाकी जो लोग होते थे, कॉमन पीपल, उनके घर बहुत ज्यादा छोटे होते थे। बर्नियस बताते हैं कि यहां पे कुछ हाउसेस जो उमरा और मनसबदार के हैं वो ब्रिक ऑफ स्टोन्स के बने होते थे, बाकी ज्यादातर हाउसेस वो क्ले ऑन एंड स्ट्रॉ के बने होते थे। लेकिन उसके बावजूद जितने भी हाउस थे ना, वहां पे आपको गार्डन देखने को मिलेंगे। एक छोटा सा गार्डन जो है वो, और कोई गार्डन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है मुगल आर्किटेक्चर के लिए। हर जगह आपको गार्डन देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेबर फोर्स भी हमको शहर में देखने को मिलती है। इंडियन सिटीज जो हैं वो बढ़ रही थी, एक्सपैंड हो रही थी, तो उसके लिए आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब दोस्तों, शहर में ऐसा नहीं है कि शहर बहुत बढ़िया था, यहां पे चोरियां भी होती थी, बिल्कुल। यहां पे कुछ शराब जो थे वो काउंटर फिटिंग, जाली नोट्स भी बनाते थे। ऐसा नहीं कि शहर जो थे, ये आपको मैं जो बता रहा हूं, यहां पे भी चोरियां होती थी, क्राइम होता था। मिडिल क्लास की बात करते हैं। वैसे मिडिल क्लास यूरोप में 14th सेंचुरी में इमर्ज हुआ। फ्यूडल क्लास का काउंटर था ये। फ्यूडल मतलब रिच एरिस्टोक्रेसी और सर्फ्स के बीच का जो था वो था मिडिल क्लास। आज भी यही है, बहुत अमीर फिर बहुत गरीब, बीच में कौन आता है? मिडिल क्लास। ये नई इमर्जिंग क्लास थी जो यूरोप से आई। इसमें लॉयर्स थे, फिजिशियंस थे, मर्चेंट्स थे, सब आते थे। बर्नियर जब भारत आए, उन्होंने बताया कि दिल्ली में हमको मिडिल क्लास देखने को मिलता ही नहीं, मिडिल स्टेट है ही नहीं। या तो इंसान बहुत हाई क्लास का होता था, हाई रैंक का होता था, या बहुत गरीबी से जीता था, बीच में कोई हिसाब किताब नहीं था। मिडिल क्लास जो है वो हमको देखने को नहीं मिलती। मोरलैंड बताते हैं कि प्रोफेशनल क्लास जो है, क्लर्क्स और अकाउंटेंट्स, ये बहुत ज्यादा थे। अकबर के समय, अकबर में बहुत सारे क्लर्क एंड अकाउंटेंट्स थे, ये आपको पता ही है। हर किसी का अकबर डिपार्टमेंट बना दिया था, और जब डिपार्टमेंट बनाएगा तो अकाउंटेंट और क्लर्क तो होंगे ही होंगे। लेकिन वो आजाद नहीं थे, वो स्टेट के ही अंदर आते थे, ये भी बताते थे। तो एजुकेटेड और मिडिल क्लास जो थे वो बहुत स्मॉल थे। ठीक है, अगर आर्टिस्ट और लिटरेरी मैन चाहते हैं, मिडिल क्लास आप समझते हैं। आज क्या है कि जो मिडिल क्लास है वो अलग से, जरूरी नहीं वो सरकारी नौकरी करे, वो अलग से भी काम करता है। लेकिन उस समय क्या था, जो ये लोग थे भी वो सब सरकार के अंदर थे।
सब सरकार के लिए काम करते थे। अगर कोई चाहता, कोई डॉक्टर चाहता कि वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर ले, उस समय किसी को देखने लगे, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं कर सकता था वो, उसको स्टेट के साथ होना ही पड़ता था, इंपीरियल कोर्ट से अपने आप को एसोसिएट करना पड़ता था, ठीक है। और ये सब प्रोविंशियल गवर्नर्स देखते थे। मिडीवियल पीरियड में लेकिन अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स हमको देखने को मिलते हैं, मतलब मुगल से पहले हमको मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, फिजिशियंस, आर्किटेक्ट्स, टीचर्स, पोएट्स, म्यूजिशियन, स्कॉलर्स, ये सब देखने को मिलते हैं, जिसको हम मिडिल क्लास बोल सकते हैं। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट क्लास ऑफ मर्चेंट्स भी था। इंडिपेंडेंट क्लास ऑफ मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, कमर्शियल्स, जिनको सराफ और महाजन बोला जाता था, वो भी मेडिवियल पीरियड में हमको देखने को मिलते हैं। मेडिकल प्रोफेशन भी बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रहा था यहां पे, ठीक है। तो ये चीज थी। उसके हम ये भी देखते हैं कि ये लोग जो हैं, जहां अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती थी वहां पे उस हिसाब से शहरों में जाते थे। जैसे अगर एक शहर में अपॉर्चुनिटी खत्म हुई तो दूसरे शहर में चले गए। ये भी हमको देखने को मिलता है। तो ज्योग्राफिकल मोबिलिटी भी हमको देखने को मिलती है। ज्योग्राफी के हिसाब से भी मिडिल क्लास जो है वो चेंज हुआ। फिर बात करते हैं हम स्लेव्स की और जेंडर रिलेशंस की, औरतों की भी बात करेंगे। स्लेव्स की बात करें तो मुगल पीरियड में अकबर ने तो स्लेवरी को बैन कर दिया था। अकबर में स्लेव हमको देखने को मिलता नहीं है, उसने तो बहुत सारे स्लेव्स को छोड़ दिया था। तो जब सल्तनत पीरियड में तो स्लेव्स बहुत ज्यादा थे, फिरोज शाह तुगलक तक स्लेव्स बहुत ज्यादा थे, गुलाम। लेकिन स्लेव लेबर जो था मुगल पीरियड में बहुत कम इसका पार्ट था, स्लेव ज्यादा थे नहीं। और ज्यादातर जो स्लेव्स होते भी थे वो डोमेस्टिक सर्विस, नौकर की तरह काम करते थे, ठीक है। अकबर ने, मैंने बताया ना कि स्लेवरी को बोला कि ये इलीगल है, और हम किसी को भी अगर युद्ध में किसी को जीत रहे हैं तो उसको स्लेव नहीं बनाएंगे। 1582 में उसने हजारों स्लेव्स को छोड़ दिया, लेकिन यही स्लेव बाद में अकबर के लिए काम करने लगे, जिनको चेला बोला गया, एक और कैटेगरी बन गई। ये चीज है। फिर औरंगजेब में भी यही चीज हुआ, सेम चीज। लेकिन 16th सेंचुरी में कोस्टल एरिया में स्लेव मार्केट जो था वो ट्रैम्पेंट था। जैसे एबिसिनियन और अराकान स्लेव जो है वो इंडियन पोर्ट्स पे आते थे। गोवा जो था वो बहुत जबरदस्त स्लेव मार्केट था। पुर्तगाली जो है वो अफ्रीकन स्लेव को लेके आते थे, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया में तो स्लेव ट्रेड चल ही रहा था, भले ही अकबर ने इसको बैन कर दिया हो। मुंबासा, मोजाम्बिक, सोफाला, सब जगह से स्लेव आते थे। हुगली और चिटगोंग तो एक बहुत प्रोमिनेंट स्लेव मार्केट के तौर पे उभरे। आर्कनीव स्लेव जो है वो बंगाल में आए और इंडियन मार्केट्स में इनको बेचा गया। लेकिन जब अकबर ने बैन किया तो बहुत ज्यादा डीप इंपैक्ट हुआ, होगा ही। स्लेव की जरूरत भी इन लोगों को इंग्लिश डच को पड़ती थी, ठीक है। मुगल्स स्लेव थे, लेकिन मैंने बताया कि कम थे। अब जो स्लेव्स थे, जो डोमेस्टिक स्लेव्स थे, जैसे नौकर होते हैं, वो बड़े बड़े हाउस होल्ड में काम करते थे। जैसे एक जो बड़ा घर होता था, जो नोबल्स का घर होता था, उसमें हम देखते हैं 8-10 नौकर चाकर होते थे। ये भी है। फिर जेंडर रिलेशंस की बात करते हैं। चाइल्ड लेबर हमको यहां पे देखने को मिलता है। सीकरी में पेंटिंग दिखाती है कि यंग बॉयज जो हैं वो ब्रिक्स और मोटर्स कैरी करते थे, यानी कि चाइल्ड लेबर मुगल्स में था, बच्चे काम करते थे, ठीक है। जेंडर की बात करें तो देखिए हमको डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है मर्दों और औरतों में। अखलाक लिटरेचर जो है वो मर्दों की बात करता है, मस्कुलिनिटी की बात करता है, लेकिन औरतों की बात नहीं करता है। औरतों को कैसे होना चाहिए उसको बिल्कुल अलग रखता है, ठीक है। वो ये बताता है कि आइडियल नॉवेल्स जो हैं, सन जो हैं, वो शुड बी वुमेन डू नॉट फिगर इन दीज आइडल्स। मैरिज एज उस समय बहुत कम हुआ करती थी। बंगाल में 8 से 9 साल में शादी हुआ करती थी। बनारसी दास की तो शादी खाली तब हो गई थी जब वो 11 साल के थे। हालांकि अकबर ने मिनिमम एज ऑफ वुमेन फिक्स की। अकबर ने पहला था जिसने ये सवाल भी पूछा गया था पीसीएस में कि यूपीएससी में, मैं भूल गया हूं, लेकिन अकबर ने मिनिमम एज ऑफ मैरिज फिक्स कर दी। औरतों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 16 साल। लेकिन ये उसको भी स्ट्रिक्टली फॉलोड नहीं किया जाता था। अकबर थोड़े सेक्युलर थे। अकबर विडो रीमैरिज को भी बहुत ज्यादा उस पर बल देते थे कि जो विधवा हो गई है उसको भी शादी करने का अधिकार है। हिंदुओं में मोनोगैमी चलती थी, लेकिन हाई मोर्टेलिटी रेट उस समय ज्यादा था और औरतें भी ज्यादा थी, तो एक जो मर्द है वो एक से ज्यादा शादी कर सकता है। मुस्लिम्स में तो ये लॉ था ही कि आप 4 बीवियां तक रख सकते हैं। फिर उसके बाद ये भी पता चलता है कि औरतों की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। 15th सेंचुरी का एक टेक्स्ट है, ज्ञान पंचमी कथा,
जो ये बताता है कि जब भी बेटी पैदा होती थी तो वो परेशानी थी मेडिवियल पीरियड में, और औरतों को बहुत अलग रखा जाता था। पब्लिकली वो बाहर नहीं निकल सकती थी। बर्नियर बताते हैं कि जो रॉयल वुमेन थी वो एक्चुअली इनएक्सेसिबल थी, कि अगर कोई इंसान किसी के घर जाता था तो औरत दिखती ही नहीं थी, बिल्कुल पीछे रखा जाता था। सेक्लूजन बहुत ज्यादा हो गया था। हालांकि जो एलीट वुमेन थी, एलीट जो बड़ी बड़ी औरतें होती थी, वो हम देखते हैं वो सामने आती थी। जैसे अकबर पीरियड में हम देखते हैं ये हुआ, औरतें जो हैं वो सामने आई, वो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने किया। ठीक है, मुगल रॉयल वुमेन जो है वो एडवाइस करती थी, काउंसिल एम्परर को काउंसिल करती थी, जैसे जोधा अकबर जोधाबाई है ना, ये हुकुम ऑर्डर्स देती थी, एडमिनिस्ट्रेशन करती थी। भाई बाबर की जो ग्रैंड मदर थी एहसान दौलत बेगम, वो तो एडवाइस देती थी बाबर को कि तुमको करना कैसे है। नूर जहां और मुमताज महल जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसॉर्ट थी शाहजहां और जहांगीर की। नूर जहां तो वो उन्होंने तो अपना ही चुनता बना लिया था। ठीक है, बहुत जबरदस्त उनके रिलेशंस थे, राजपूत नॉबल्स थे, तो एक तरीके से डिप्लोमेसी करती थी वो। ठीक है, और ऐसे हमको राजपूतों में भी यही देखने को मिलता है। राजा मान सिंह जब नहीं होते थे तो अंबर स्टेट को रानी गौर मैनेज करती थी। और अबुल फजल तो रानी दुर्गावती की कितनी जबरदस्त तारीफ करते हैं कि अकबर फोर्सेस के अगेंस्ट उन्होंने रिबेल कर दिया, ऐसा था। तो रॉयल वुमेन जो है दे वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द स्टेट पॉलिटिक्स। और वुमेन लेबर फोर्स मुगल्स में ज्यादा बढ़ा क्योंकि बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें हमको औरतों की जरूरत पड़ती थी। हम देखते हैं कि मुगल पेंटिंग में यह दिखता है कि वो स्टोन को क्रश कर रही हैं, ब्रिक्स को पाउंड कर रही हैं, मोर्टार को भी कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जा रहे हैं। तो ये थी, जैसे आज भी आप देखेंगे ना कि मजदूर जो हैं, औरतें मजदूरी करती हैं, पहले भी ऐसे ही था। यह भी सजेस्ट किया जाता है कि बहुत अनस्किल्ड जॉब जो होती थी उसमें भी औरतों को एम्प्लॉय किया जाता था। तो एक तरीके से ये वुमेन एम्पावरमेंट था। हिंदू और मुस्लिम औरतें दोनों ही कंस्ट्रक्शन साइट पे हमको देखने को मिलती हैं। हिंदू वुमेन अंगारखा और चोली पहनती थी, और मुस्लिम वुमेन जो है वो पेशवाज, जिसको लॉन्ग कुर्ता बोला जाता, वो पहनती थी। स्किल्ड वर्कर्स भी थी, औरतें जो है वो स्किल्ड भी हुआ करती थी। स्टोन कटर्स, मेसन्स में औरतें हमको देखने को मिलती हैं। तो औरतों का पार्टिसिपेशन मुगल्स में बढ़ा। औरतों का पार्टिसिपेशन एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट भी इनको एम्प्लॉय किया जाता था। मैंने बताया ना कि एक जो नोबेल, मतलब जो उस समय नोबेल्स होते थे, उनकी वाइफ जो होती थी, उनके पास कम से कम 10 नौकर होते थे, और इनको पैसा मिलता था, फ्री में नहीं, इनको मंथली पैसा दिया जाता था, इन सबको पैसा मिलता था। ठीक है, एक होता था कॉन्क्यूबाइंस। कॉन्क्यूबाइन आप समझते हैं, जो मर्द के साथ तो रहेंगी लेकिन वाइफ का दर्जा नहीं, बिना शादीशुदा जो औरतें होती हैं, जो मर्दों के साथ रहती हैं, शादी नहीं करती, उनका स्टेटस जो है वो वाइफ से कम होता है। ये एक तरीके का बॉन्डेज है। तो मुगल्स में हमको ये देखने को मिलता है, मुगल फैमिली में हमको कॉन्क्यूबाइंस देखने को मिलती हैं कि शादी नहीं हुई लेकिन उसके बावजूद सिर्फ प्लेजर के लिए औरतें उनके साथ रह रही थी। फ्री ऑफ स्लेव गर्ल, कोई भी अगर मान लो कि वॉर हुआ, वॉर कैप्टिक्स में औरतें भी, भाई औरतें भी रहती थी, औरतें और मर्दों का इक्वल। अब हम सिर्फ मर्दों की बात करते हैं, लेकिन वॉर हुआ तो औरतें भी साथ में आती थी, है ना। तो उनको ये जो कॉन्क्यूबाइंस था, मतलब इनको बहुत सारे जो नोबेल्स थे वो एज अ कॉन्क्यूबाइन रख लेते थे, और इनको कुछ प्रिविलेज भी मिलती थी। अगर मान लो इनके बच्चा भी होता था, वो फ्री नहीं थी, वो उसको सोल्ड नहीं कर सकते थे या गिफ्ट के तौर पे नहीं दे सकते थे, लेकिन बच्चे को मिलता था। यहां पे बच्चे को हम देखते हैं कि यहां पे प्रिविलेजेस दी जाती थी। पोजीशन तो बिल्कुल अलग थी, लीगली वेडेड वाइफ तो सबसे ऊपर होती थी, लेकिन इनकी भी पोजीशन कोई खराब नहीं थी। ब्रॉथल्स तो होते ही थे ना, कोठे होते थे, बिल्कुल होते थे। तो ऐसा नहीं कि इनको कोठे में रखा जाता था, बिल्कुल नहीं। कुछ नोबेल्स तो, कुछ एरिस्टोक्रेट फैमिली इनको अपने साथ ही रख लेते थे। हायर स्टेटस इनको नहीं मिलता था। यस, हायर स्टेटस इनको नहीं मिलता था। और इन कॉन्क्यूबाइंस को अघाचास बोला जाता था। ठीक है, इन कॉन्क्यूबाइंस को घुना चाची भी बोला जाता था, जिसको मिस्ट्रेस या सरारी भी बोला जाता है, सिंपली बीबी के नाम से भी जानते हैं। और बहुत सारे रूलर, जैसे औरंगजेब का जो फेवरेट सन था काम बख्श, वो तो उदयपुरी बेगम से हुआ था, जो पहले दारा शिको की कॉन्क्यूबाइन थी, दारा की कॉन्क्यूबाइन थी। ठीक है, तो ये सब था। सिविल सोसाइटी की बात करते हैं। देखो, मैक्स वेबर बोलते हैं कि इंडियन सिटीज जो हैं, मतलब ये जो सिटी शहर थे, इसमें सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती थी।
सेल्फ गवर्नमेंट नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल नहीं थी, काउंसिलर्स ये सब नहीं थे। लेकिन यहां पे हॉल्टन का बोलना है कि बिल्कुल नहीं, यूरोपियन और नॉन यूरोपियन सोसाइटी जो थी वो लगभग सिमिलर थी, यहां पे भी सिविक सोसाइटी थी। डेटा ये सजेस्ट करता है कि सिविक सोसाइटी तो थी, लोग सिविलाइज्ड थे, प्रेजेंस ऑफ सिविक सोसाइटी बहुत जबरदस्त थी मेडिवल पीरियड में। हम देखते हैं यहां पे था मोहल्ला, जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात मोहल्ले में डिवाइड था, और हर मोहल्ला के पास बॉडी ऑफ मर्चेंट जिनको महाजन बोला जाता था, और जो महाजन के हेड होते थे उनको सेठ बोला जाता था, और सेठ के हेड तो जो सेठ के हेड होते थे उनको नगर सेठ बोला जाता था। यानी कि हमको ये देखने को तो मिलता है, हमको एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल तो देखने को मिलती है। ऐसे ही जो बड़े बड़े लोग होते थे, शहर में कोतवाल होता था, जो स्टेट का ऑफिशियल होता था, अबू फसल ये बिल्कुल बताते हैं। ठीक है, ये चीज है। फिर हम यहां पे एक और चीज है, क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव। देखो ये कॉस्मोपॉलिटन था, बहुत सारे सूफी जो हैं वो शहर आते थे, बहुत सारे सूफी खानखाह जो हैं वो शहर के आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड थे, और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर थे कल्चरल एक्टिविटीज के लिए। मुस्लिम और हिंदू दोनों साथ में मिलते थे, मुस्लिम जो थे वो दिवाली भी मनाते थे, और हिंदू जो थे वो मुहर्रम भी मनाते थे। ठीक है, तो ये था। तो यहां देखते हैं, अगर क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव की बात करें, सब बहुत बढ़िया था। मजनू नानक शाही जो थे वो हिंदू भी वनरेट करते थे और मुस्लिम भी वनरेट करते थे। दिल्ली में बसंत पंचमी को बहुत अच्छे से मनाया जाता था, प्रॉफिट की बर्थडे बहुत अच्छे से मनाई जाती थी, और सब मनाते थे, हिंदू भी और मुस्लिम भी। यानी कि एक तरीके से सेक्युलर नेचर था बिल्कुल। शिवरात्रि में अकबर जहांगीर योगीज को बुलाते थे और खाना खिलाते थे, बड़ी दावतें देते थे। दशहरा, दिवाली, राखी, होली ये सब बहुत अच्छे से मनाया जाता था। जो बड़ी बड़ी दरगाह थी वहां पे हिंदूज और मुस्लिम कोई भी अगर फेस्टिवल होता था तो लार्ज नंबर्स में आते थे। फिर हम आखिरी टॉपिक पे बात करते हैं, लिटरेरी कल्चर कैसा था। देखो अर्बन सेंटर्स में जहां पे पोएट्स, लिटरेरी पर्सनालिटी, स्कॉलर्स जो थे वो असेंबल होते थे और अपने टैलेंट्स को दिखाते थे, लिटरेरी कल्चर कमाल का था। अहले कलाम, मैन ऑफ पेन, जिनके पास पेन होता था, जो लिखते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था अर्बन सोशल लाइफ का। ये हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पे ये सब बैठते थे और अपने व्यूज एक्सचेंज करते थे, महफिल्स होती थी, नोबेल्स की महफिल्स होती थी, ऐसा था। मुशायरा होते थे, लोग आते थे अपने टैलेंट को दिखाते थे। जैसे शाहजहानाबाद में मुशायरा, लिटरेरी इवनिंग जिनको बोला जाता है, ये सब एक बहुत ही कॉमन साइट थी, समझ रहे हैं। तो लिटरेरी कल्चर भी बहुत जबरदस्त था, और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि स्कॉलर्स बहुत थे। अकबर खुद के पास पूरी लाइब्रेरी थी जिसमें 2500 से ज्यादा बुक थी। जहांगीर और बाबर तो बहुत गजब के राइटर्स थे, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख दी, तो ये खुद ही बहुत पढ़ते लिखते थे। और जब ये लोग पढ़ेंगे तो सब पढ़ेंगे, जब रूलर ही इतना पढ़ा लिखा होगा, पढ़ेगा तो हर कोई पढ़ेगा। अकबर का जो नोबेल था अब्दुल रहीम खानी खाना, वो उस गजब था, गजब का पोएट, राइटर, स्कॉलर था, कैलीग्राफिस्ट था। अकबर खुद भी बहुत कुछ लिखता था, उसको खुद भी बहुत शौक था पढ़ने लिखने का। तो हम ये देखते हैं कि यहां पे ब्लेंड ऑफ कैलीग्राफर्स, बाइंडर्स, पेंटर्स सब मिलते हैं। तो लिटरेरी माहौल बहुत बढ़िया था। मदरसा थे, सेकेंडरी स्कूल जिनको बोला जाता था, मकताब थे जिनको ग्रामर स्कूल बोला जाता था। ये मस्जिद से जो है वो अटैच होते थे, और मदरसा और मकताब ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस रिवाइज किया जाता था, जैसे सिकंदर लोधी जो थे वो लगातार सिलेबस रिवाइज करता रहता था। ठीक है, रिवाइज सिलेबस, ताकि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। तो ये सब था, ये लेक्चर था दोस्तों। अब अगले लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज की बात करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।